आइए अब आज हम लोग फिर से बीए की क्लासेस में आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में। मैं दो लाइनें पढ़ना चाहूँगा। उससे पहले बताना चाहूँगा आपको, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष के में जितना भौतिक पदार्थों तथा सेवाओं से उत्पादन होता है वही उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। ये दो लाइनें हैं। इस प्रकार किसी देश में स्थित समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के आय को जोड़ करके, जितने भी लोग हैं आप हमारे देश में या फिर किसी भी अन्य देश पे, उन सारे लोगों को जोड़ करके, उनके सारे आय को जोड़ करके, व्यक्तिगत व्यक्तियों के आय को जोड़ करके अगर हम जोड़ दिया जाए तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगी? राष्ट्रीय आय होगी या राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा। ये मोटा मोटी इस सारे संदर्भों का विषय है। अब इसके संदर्भ में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय के साथ ही राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्शन, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। दोनों के बारे में देखेंगे तो क्या होगा कि ये किसी समाज के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। किसी भी समाज में रहने वाले, चाहे वो छोटे लोग हों, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार के हों, कोई भी हो, जो भी हो, उन सबके जोड़ को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। लेकिन इस राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद के साथ एक घनिष्ठता का संबंध यह है कि वास्तव में दोनों चीज़ों के दो भिन्न रूप हैं, दोनों अलग अलग रूप हैं। क्या दोनों भिन्न रूप हैं? क्योंकि समाज के विभिन्न लोग जो आय प्राप्त करते हैं वह उनको उत्पादन के लिए श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, सेवा अर्पित करने से मिलती है। मतलब वो अगर वो आय कमाना चाहते हैं तो एक ना एक उत्पादन के साधन को, एक ना एक चीज़ों को लाना होगा लाइनअप पर, और उस उत्पादन के साथ ही क्या करना होगा? उसको आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि आप उत्पादन करेंगे तभी तो आपको आय मिलेगी। सिंपल सा फंडा है। अगर हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे पास यदि अगर पैसे मिल रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो उस पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक स्पेसिफिक्स प्रोडक्शन की लाइनअप तैयार करनी होगी, तब तो जा करके हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी, प्राप्त होंगी। ऐसे तो नहीं कि मतलब नहीं, रोड में पड़ा है, रोड में से गए और बोले नहीं धीरज जी आपको ये वस्तु दी जाती हैं, आप उठा लीजिए, अपने घर ले जाइए, तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती। क्योंकि बात नेशनल इनकम की हो रही है, बात राष्ट्रीय आय की हो रही है, तो हम जो उत्पादन के जो साधन, उसमें पूंजी भी हो सकता है, उसमें भूमि भी हो सकता है, उसमें श्रम भी हो सकता है, उसमें लागत भी हो सकता है, कॉस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो इन सब का जब हम समावेश करेंगे, उसके बाद जो आय मिलेगी और उस आय के जोड़ को, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को हमने अपने शब्दों में कहा, समाज के सभी वर्गों को एक समान रखते हुए, चाहे वो निम्न वर्गीय परिवार हो, चाहे वो धनाढ्य परिवार हो, लेकिन दोनों के हिस्से को, क्योंकि व्यक्तिगत जब नेशनल इनकम का रेशियो बनता है, आप सबको पता है कि जब राष्ट्रीय आय की जो रेशियो बनती है उसमें प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम रेशियो बनता है, वो देश के कुछ ही लोगों के संदर्भ में थोड़ी बनता है। वो पूरे देश के पूरे जो हमारा राष्ट्रीय आय है और जो हमारी टोटल जनसंख्या है, हम कितना कमा रहे हैं, कितना सारा पैसा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी जनसंख्या से, और उसके बाद जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकलेगा। तो इसमें गौर करने वाली पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सब जान रहे हैं और जानने का प्रयास भी हम करेंगे। क्या जानने का प्रयास करेंगे? कि पर कैपिटा इनकम की जब हम बात करते हैं या फिर जब उसके बारे में सोचते हैं, तो ये होता है कि एक जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाला, जिसको बमुश्किल 210 रुपये के आसपास रोजाना की हाजिरी मिलती है, और मतलब साल में केवल उसको 150 या 100 दिन का काम मिलता है, तो अगर उसको 150 दिन भी अगर काम मिला तो महज वो पैसे ज़्यादा भी करेंगे तो कितना 25 या 30 हज़ार रुपये उसके होंगे पैसे। उससे अधिक तो होगा नहीं, 15 दूनी 30 हज़ार रुपये होंगे पैसे उसके पास। तो और जबकि राष्ट्रीय आय की जो सिलेबस बनेगी उस पर लगभग 92,000 से लेकर के उसके बाद उसके ऊपर 1.5 लाख से 3 लाख रुपए की जो सिलेबस बनती है, जो पर कैपिटा इनकम बनता है। और उस पर ऐसे लोग भी हैं जो इस देश के हैं तो जरूर, लेकिन वो बहुत गरीब हैं बेचारे, वो बिलो BPL जीवन, मतलब उनका जीवन गरीबी रेखा के नीचे उनका जीवन यापन हो रहा है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। तो हम कैसे मान लें कि यदि अगर हम एक देश की अगर प्रभावी स्वरूप में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो देश सुसंगठित और विकसित है?
क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी विसंगतियाँ तो यहीं पर है। केवल राष्ट्रीय आय पे इनकम, नेशनल इनकम पर ही सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास हमारा राष्ट्रीय आय तो इतना बहुत सारा है, लेकिन हम पर कैपिटा इनकम पे जहाँ बात करते हैं वहाँ पर एक 6,000 बिलो 6,000 से कम पाने वाला व्यक्ति भी इस देश का ही निवासी है और एक 6,000 करोड़ का टर्नओवर वाला भी इस देश का निवासी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर राष्ट्रीय आय को अगर निरूपित करना हो किसी रूप में या फिर बताने हो तो हम कैसे बताएंगे। तो राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसमें मजदूरी, उसके बराबर में मजदूरी प्लस उसका किराया है, प्लस ब्याज है, प्लस लाभ है, इन सब को जोड़ करके इन सब का जो जोड़ होगा वो क्या निकलेगा, राष्ट्रीय आय निकलेगा। राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष के दौरान, याद रखिएगा आपका टाइम वैल्यूएशन कितना रहेगा, एक वर्ष, चाहे वो 2019-20 हो, चाहे वो 2020-21 हो, चाहे वो 2021-22 हो, एक केवल एक वर्ष का बात करते हैं, एक कमर्शियल वर्ष का बात करते हैं जो हमको 31 जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च के बीच का जो समय होता है किसी भी देश के लिए, जिसमें हमारा बजट एनुअल बजट होता है, तो उसी एक वर्ष के अंतर्गत क्या होता है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है, चाहे वो सेवा हो चाहे वो वस्तु हो, इनकी उत्पादित के एक वर्ष के जो योग को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अंतर्गत विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास और समृद्धि में जुड़ी हुई किसी भी आर्थिक नीति से राष्ट्रीय आय का प्रत्यक्ष संबंध होता है, चाहे वो बुलेट ट्रेन बनाना हो, चाहे वो बड़े बड़े सीवरेज बनाने हो, नहर बनाना हो, चाहे वो अटल टनल जो रोहतांग में बना हुआ है वो हो, कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें यदि अगर देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास या समृद्धि के लिए अगर उपयोग की जाती है तो राष्ट्रीय आय के हिस्से से ही उपयोग की जाएगी, उसके लिए कोई प्रत्यक्ष से नियम नहीं बनेगा। तो आगे हम बात करते हैं किसी भी देश की आय को अंकलित करने के लिए अर्थशास्त्र में 4 दृष्टिकोण है, मतलब 4 दृष्टिकोण अलग से बने हुए हैं। चारों एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी आधारभूत अवधारणाओं में अंतर होता है। क्योंकि अगर उसको संकलित करना है और उसका गणना करना है या फिर गणना करने के बाद उसके बाद सेंसिटिविटी निकालनी है तो संक्षेप में हम कह सकते हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी कहे जाते हैं। ये 4 अलग अलग धारणाएं हैं। अब इसमें जो 4 अलग अलग हैं उनमें पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, अलग अलग हैं। तो पहला है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे जीएनपी कहा जाता है। तीसरा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे एनएनपी कहते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय आय, जिसे नेशनल इनकम एनआई कहते हैं। फिर व्यक्तिगत आय, जिसे पर्सनल इनकम या फिर पीआई कहते हैं। और फिर उपभोग आय, जिसे डिस्पोजल्स इनकम या डीआई कहते हैं। तो ये अलग अलग धारणाएं हैं जो अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझाने और का प्रयत्न किया जाता है। अब हम बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़े इसके डिटेल्स को देखना चाहेंगे हम। तो पहला है हमारा सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। तो हम लोग अब सकल घरेलू उत्पाद के बारे में देखेंगे, थोड़ी सी उसकी व्यवस्थापना को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देश के घरेलू सीमा की बात कर रही है, घरेलू सीमा के भीतर, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, घरेलू सीमा के अंदर में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी कहते हैं। ये उनकी बात होगी। सकल घरेलू उत्पाद कहने का अर्थ क्या, सकल घरेलू उत्पाद में कुछ भाग उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम भी हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी एवं तकनीक एवं ज्ञान का उपयोग करके कुल उत्पत्ति के साधन में कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ भाग का उत्पादन किया है। अतः हमें इस बात पर भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उत्पादन किसी देशवासी के संदर्भ में हो रहा है या विदेशी के संदर्भ में हो रहा है, केवल प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसका ध्यान रखा जाता है इस पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी है क्योंकि हमने अपनी परिभाषा में बात रखी, अपनी कोटेशन में बात रखी, अपने इस बिंदु पर ही बात रखा कि भाई हम अपने देश के भीतर की बात करेंगे।
और बात किसी करते हैं अंतिम वस्तु की बात करते हैं, और वस्तु के साथ साथ सेवाओं की बात करते हैं। तो इसको भी आपके अंदर में ध्यान में रखना है। जो जो देख रहे होंगे, जो जो हमारे इस कोटेशन को देख रहे हैं, हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, उन सबसे हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की जड़ तक हम आपको पहुंचा दें। चाहे वो माइक्रो की बात हो, चाहे वो मैक्रो की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल में की बात हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, जिन जिन विषयों पर हम चाह रहे हैं, आप कमेंट्स भी करें कि सर हमें इन विषयों पर भी हमें बताइए, ताकि हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आए नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी के संदर्भ में ही बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी बात करेंगे उसके नितांतता के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो हमने कह दिया कि हमारी जो सीमा है, हम अपने देश की सीमा के अंतर्गत जो अंतिम है वस्तु और सेवाओं के साथ साथ, उसका चाहे विदेशी के द्वारा उत्पादन किया जाता हो, चाहे देश के द्वारा उत्पादन किया जाता हो, प्रोडक्शन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है ये तो नहीं है, लेकिन कहाँ हो रहा है, संदर्भित एक देश के अंतर्गत अंदर ही होना है उसको। तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। और इसके बाद इसके एक सूत्र भी है जिसे हम जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के रूप में हम लोग इसको निरूपित करते हैं, जिसमें सी होता है, सी इक्वल टू होता है उपभोग, आई इक्वल टू होता है विनिवेश या निवेश कहते हैं, और जी नहीं होता सरकारी व्यय व्यक्त होता है, जो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इन सारी चीजों को किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के एक वर्ष के समय को अभी अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार एक वर्ष का जिक्र कर रहे हैं। तो उस एक वर्ष की सीमा क्या होती है? एक समय सीमा जो हम कहते हैं एक वर्ष का, वो होता है वित्त वर्ष कहा जाता है। भारत का वित्त वर्ष कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च निर्धारित किया गया है। किसी भी साल का 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक एक साल होता है। यही कारण है कि भारत वित्त वर्ष का ग्रेगरियन कैलेंडर रूपांतरण 2 कैलेंडर वर्षों के रूप में किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा इसको, ये नया वर्ड है और नया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ही पूछता है कहीं पर 2 कैलेंडर के रूप में किसको करते हैं, तो भारत ग्रेगोरियन कैलेंडर रूपांतरण के 2 कैलेंडर वर्षों को प्रदर्शित करता है। भारत देश के संदर्भ में ये बातें हैं। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं इन सारी चीजों पर कि ये सारी चीजें चल रही हैं और अपनी व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रमुख 2-3 बातों पर नजर डालते हैं, हम उसके ऊपर निरूपण करते हैं। जीडीपी में होने वाले वार्षिक परिवर्तन, जो प्रतिशत परिवर्तन होते हैं, ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। जितना बदलाव होंगे जीडीपी में, चाहे प्रतिशत के रूप में ही होते हैं, तो जो भी बदलाव होंगे या बढ़ेगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था वृद्धि दर नीचे की आगे बढ़ेगी, और अगर घटेगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था दर नीचे गिरेगी। तो जीडीपी में जो भी वार्षिक दर होते हैं परिवर्तन के फलस्वरूप या फिर उसके संदर्भित में माइनस, अगर प्लस जाएंगे तो क्या होगी? हमारी इकोनॉमी क्या होगी? डेवलप करेगी, यानी ग्रो की ओर जाएगी। और यदि अगर वो क्या होगा, अगर माइनस की ओर रहेगी तो वो नीचे की ओर चलेगी। तो ये रूपांतरण जो है वो चलता ही रहता है। यह किसी अर्थव्यवस्था को, कहने का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को दर्शाता है, इंटरनल्स पावर। इकोनॉमी की सबसे इंटरनल्स पावर आपकी जीडीपी होती है। जिस देश की जीडीपी जितनी मजबूत और जितनी सशक्त होती है, जितना पावर इंपैक्टफुल रहता है, वो देश ऑटोमेटिक अपने आप पे इंपैक्टफुल कर सकता है अपने आप को। ये इंपॉर्टेंट भी चीज है, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को चर्चा किया है, तो हम उसके संदर्भ, इसीलिए हम इसको इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार चीजें, जिस हम विकासशील देशों की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, और डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, विकसित देश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो चीजें आती ही उठ करके हैं। क्योंकि जब भी विकास का जो क्रम होता है, वो डेवलपमेंट की जो बातें आती हैं, तब सबसे चीजें महत्वपूर्ण यही हो जाती हैं कि नहीं, आपके पास आपकी जीडीपी कितना इम्पैक्टफुल है। अगर आपके पास आपकी जीडीपी इम्पैक्टफुल है तो श्योर सी बात है कि आप एक विकसित देश हो जाएंगे। क्योंकि जीडीपी इम्पैक्टफुल होना इसी बात पर निर्भर करता है ना कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट्स की तरफ चल रहे हैं, पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। प्रोफेसर रोस्ट्रो बार बार कहते भी हैं कि अगर आपको अपने आप की जीडीपी में या फिर आपकी अर्थव्यवस्था में अगर इम्पैक्ट लाने हैं, तो एक
प्रयास तो करने होंगे, एक उड़ान तो भरनी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं यदि अगर हमको प्लेन को टच डाउन कराना है तो उसके लिए एक रनवे पर एक उड़ान भरनी पड़ती है, और उड़ान भरने के साथ ही हम क्या करते हैं, उसको इम्पैक्टफुल बना पाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की भी स्थितियाँ इसी तरीके से चलती हैं, इसी लाइनअप पे चलती रहती हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा गया है, और इस चीज़ें भी संदर्भित रहेंगी। इसके बाद इस अवधारणा का प्रयोग तुलनात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययनों के लिए भी किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में भी किया जाता है कि किस देश की जीडीपी कितनी अच्छी और बेहतर है और किस देश की जीडीपी कितनी अच्छी और बेहतर नहीं है, तो इसको भी इस बात से हम मोटा मोटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके संदर्भ में, वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः 1 वर्ष की बात वहाँ भी होती है, उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन या जीएनपी कहते हैं। हम आज 2 ही चीज़ों पर चर्चा कर पाएंगे। हमने एक जीडीपी के बारे में संदर्भित किया था और बताया था, आपको सारगर्भित तरीके से बताया था, और हम अब चर्चा कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जीएनपी के संदर्भ में। तो आप दोनों आज जितने भी लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग ऑनलाइन हैं या फिर जो लोग समझ रहे हैं, वो केवल ये दोनों चीज़ों के बारे में आज समझेंगे। क्योंकि अगर मैं पढ़ाने को सब पढ़ा दूंगा, बता दूंगा आपको कि इससे ये फला होता है, फला होता है, फला होता है, ये होता है, लेकिन फ़ायदा क्या होंगे उस पढ़ने का अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं चलेंगी तो। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम आपको बेहतर पढ़ा पाएँ। तो चूँकि क्योंकि मैं पढ़ा तो सब सकता हूँ, सब पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके अंदर कन्फ्यूजन आप लोग के अंदर आ जाएगा, तो हम उस कन्फ्यूजन्स को क्रिएट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की। तो किसी देश के नागरिकों के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, किसी देश के आम नागरिकों के द्वारा या फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में अंतर यह है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत देश की सीमा के भीतर विदेशों द्वारा अर्जित आय को क्या करते हैं, घटा दिया जाता है, और विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इतना केवल इसमें अंतर है। उसमें क्या था, विदेशी हो, भारत के हो, जो भी हो, अगर उस देश के अंदर हैं, यदि अगर मान लीजिए कोई विदेश की है, वॉलमार्ट कंपनी की हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, अमेजन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं, BMW वगैरह हैं, ठीक है, टोयोटा वगैरह हैं, कंपनी तो विदेश की हैं, लेकिन यदि अगर हमारे देश पे आकर के व्यापार कर रहे हैं, निवेश कर रही हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को बना रहे हैं वो लोग, तो क्या हम क्या करेंगे, उसको राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ेंगे? नहीं भाई, आप क्या कर रहे हैं हमको इससे मतलब नहीं, आप कहाँ से पैसा लेकर आए इससे मतलब नहीं। लेकिन चूंकि हमारे देश की सीमा के भीतर आप कार्य कर रहे हैं और हमारे देश की सीमा के भीतर में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, आपने हमारे देश की सीमा को किया और यहाँ पर आप जाकर के अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को चला रहे हैं। ये मोटा मोटी इस पर समझने वाला, विश्लेषण करने वाला चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा दोस्तों आप सबको? मैं कोशिश करता हूँ, मेरा प्रयास है कि मैं और बेहतर से आप सबको लेकर के आ सकूँ, ताकि और अच्छे से बेहतर से आप सबको कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हमने अंतर को देखा। उसके बाद फिर यह है कि अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देशवासियों द्वारा जो देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन हमारा जो जीडीपी था उसमें सम्मिलित जो देश के बाहर है, आपने कितना भी कमाया लेकिन उसको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, जीएनपी की बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको ऐड कर लिया जाता है। तो बेसिक अंतर इतना ही इसमें है और ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों के बारे में हमने बात किया, थोड़ी सी संदर्भित तरीके से और बात कर लेते हैं इस पर, और एक नया जो हमारा है उसे हम जोड़ लेते हैं। नया क्या है, जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद की जब हम बात करेंगे तब ये चीज़ें
आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ें आएंगी जीएनपी के संदर्भ में आएंगी और उसके साथ ही चीज़ों को निकलता है यहाँ से कि राष्ट्रीय आय की दूसरी महत्वपूर्ण धारणा निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। जब देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी उत्पन्न किया जाता है तो मशीनरी जैसे आदि पूंजी घिसती पिटती रहती है। उत्पादन के प्रयोग से होने के फलस्वरूप मशीनरी जैसे पदार्थ घिसकर खराब हो जाते हैं या उनका मूल्य क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। इस प्रकार के प्रयोग तथा घिसाई पिटाई की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को उससे अलग करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जो मूल्य ह्रास होता है फिर उसका मूल्य ह्रास जो हम कहते हैं कहा जाता है, उसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद से जब हम घिसाई पिटाई के कारण होने वाले मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं, तब उसको माइनस कर देते हैं, तब जो बचा होता है या फिर जो बचता है वो होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। वो भी एक वर्ष के अंदर ही होता है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है अलग से, वो भी एक साल का ही है। लेकिन क्या है कि हम उत्पादन में जो भी संसाधन उपयोग कर रहे हैं या फिर पूंजी की बात कर लें या फिर मशीनरी की बात कर लें, तो जो मशीनरी की बात करते हैं मशीनरी या फिर जो पूंजी की बात करते हैं पूंजी की जो घिसावट वह होती है उसे हम निकाल देते हैं और उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। अतः किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों में जो जोड़ दिया जाता है कि जोड़ से जो घिसाई पिटाई के कारण जो मूल्य ह्रास होता है उसे निकाल कर जो बचता है, ठीक है, वह देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी कहलाता है। अतः इसे बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम्स एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करेंगे तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास या फिर मूल्य की जो मशीनों की जो घिसावट होती है, ह्रास होती है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। हमने तीनों पॉइंट के बारे में एकदम अच्छे से आपको बताया। पहला पॉइंट के बारे में बताया सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में, दूसरी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी के बारे में, और हमने जो तीसरी बात की वो था निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो ये तीनों को हमारा कहना बताने का यही मेन मोटो था। आज हमारा इस क्लास का यही मेन मोटो था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन के संदर्भ में हमने बात की और बताने का प्रयास किया कि चीज़ें किस तरीके से डेवलप्ड विकास के संदर्भ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एक देश की जीडीपी जितनी मजबूत होगी, जितना सशक्त होगा, हमने इम्पैक्ट पावरफुल की बात की, एक शब्द हमने इम्पैक्टफुल शब्द निकाला। उस इम्पैक्टफुल का अर्थ यही होता है कि आप कितना प्रभावित कर सकते हैं, आप खुद से दूसरों को या फिर खुद एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कितना प्रभावित कर सकता है, ये उसकी सीमा यानी उसकी इम्पैक्टनेस पर निर्भर करता है। तो क्योंकि हम जितने भी देश की बात कर रहे हैं उन सबका जीडीपी कितना हाई लम्स ऊपर की ओर चल रहा है, इसलिए वो देश अपने आप में सशक्त है। तो हमारा बताने का प्रयास ही यही था कि हमारे अर्थव्यवस्था में जीडीपी के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उस इम्पैक्टफुल जीडीपी के तहत ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था का निर्धारण होता है। जीडीपी अगर अच्छी रही, अभी तो हमने बात किया कोरोना की वजह से हमारे देश की जीडीपी कैसे हो गई थी, 20 से हो गई थी ना, -26-27% हमारा जीडीपी चली गई थी। उसके बाद फिर हमने आगे फिर बढ़ाया और आगे बढ़ा करके अभी कितना लाया, अभी लगभग 11-12% में हम प्लस की ओर ले चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक हमारा चले जाए जीडीपी, जो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण का हिस्सा है। फिर हम बात करेंगे आप सबसे, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और हम आप लोग से रूबरू होंगे। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हों, प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में भी जुड़े हुए हैं, या वो लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की या रेलवे की, बैंकिंग की, जिन परीक्षाओं की भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। चाहे तो लेक्चर से बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्टफुल निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारा कहने का केवल एक ही मोटो है कि हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करा सकें और बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें। तो आज हमने जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के संदर्भ में पढ़ा। आज नेक्स्ट क्लास में जब हम जुड़ेंगे तब और भी अच्छे और इम्पैक्टफुल आपके लिए सब्जेक्ट को चॉइस करके लेकर आएंगे और आपकी क्लास को और भी बेहतर बनाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा नितांत आपको शिक्षा देने का और आगे बढ़ाने का। हम चाहेंगे आपसे कि आप लोग भी अधिक से अधिक शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं, कोई वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों के लिए पढ़ाई संदर्भ में या अन्य संदर्भ में, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा, कल संडे है, कल
कल एक CGPSC की छोटी सी चर्चा आपके संदर्भ में रहने की। ठीक है, धन्यवाद।